Hello everyone, welcome to Chemistry Box by Muskan. So, this is the part 2 of our chapter 1 series, that is some basic concepts of chemistry. And in the last video we have studied importance of chemistry, nature of matter and properties of matter. And today we will continue with measurement of physical properties and uncertainty in measurement. So first of all, measurement of physical properties. In the last video we have studied about physical properties. और जो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये भी दो तरह की होती हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ एंड क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज़. जो ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं इन्हें हम मेजर नहीं कर सकते, दे आर डिफ़िकल्ट टू मेजर. इन्हें हम सिर्फ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं. जैसे किसी चीज़ का कलर है, उसकी कितनी शाइन है, कितनी डक्टिलिटी है, ये मैं किसी डिजिट में नहीं मेजर करके बता सकती, ये मैं सिर्फ ऑब्जर्व ही कर सकती हूँ. सो दैट्स वाई क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ आर डिफ़िकल्ट टू मेजर. ऑन दी अदर हैंड जो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं दे आर ईजी टू मेजर, इन्हें हम मेजर कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लेंथ, वॉल्यूम, हाइट एक्सेट्रा. अब मेरे पास कोई टेबल है, मैंने उसकी लेंथ बतानी है कि वो कितनी है, तो मैं बता ही सकती हूँ ना डिजिट में कि वो कितनी है. पर लेंथ बताने के लिए भी मेरे को दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है. एक तो मेरे को नंबर चाहिए फॉलोड बाय अ यूनिट चाहिए. क्योंकि अगर मैं बोल दूँ कि इस टेबल की लेंथ 10 है, 10 क्या है, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, ये बताना तो ज़रूरी है ना, फिर ही हम इसको प्रॉपर वे में बता पाएंगे कि उसकी लेंथ है कितनी एग्जैक्टली. ठीक है, सो दैट्स वाई दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है. अगर अब हम बात कर रहे हैं यूनिट की, तो यूनिट भी बहुत ज़रूरी होते हैं. जैसे मान लो कि अगर मैं इंडिया में किसी क्वांटिटी को किसी यूनिट में मेजर कर रही हूँ और बाहर किसी और कंट्री में वो क्वांटिटी को किसी और यूनिट में मेजर कर रही हूँ, किसी और कंट्री में और यूनिट में मेजर हो रही है, तो ये कोई स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन हुआ है ना. तो इन यूनिट्स के लिए भी हमें एक पर्टिकुलरली इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम चाहिए. और जो ये स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम होता है ये होता है SI सिस्टम. SI जो है ये फ्रेंच से लिया गया वर्ड है, जिसका मतलब है, जिसकी फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल. ठीक है, और इस SI सिस्टम के अंदर हम 7 क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करते हैं. ठीक है, जिन्हें हम बेस यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स भी कहते हैं. ठीक है, और ये जो 7 क्वांटिटीज़ हैं ये हैं लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ठीक है, ये इनके यूनिट्स आगे. लेंथ का यूनिट होता है मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला. ठीक है, और ये इसके सिंबल, मीटर का M, किलोग्राम का kg, सेकंड का S, एम्पियर का A, केल्विन का K, मोल का मोल. बाकी की ये क्वांटिटीज़ जो हैं ये तो आपने सुनी है. ठीक है, और यूनिट्स भी सुने होंगे, पर जो ये मोल है इसे हम आगे इस चैप्टर में डिफ़ाइन करेंगे कि ये है क्या. ठीक है, फिर कैंडेला का CD. चलो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मास एंड वेट. अब किसी चीज़ का मास क्या होता है, जितना उसके अंदर अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है उसे हम उस चीज़ का मास कहते हैं. पर कईयों से पूछो तो वो कहते हैं कि मास और वेट जो है वो एक ही चीज़ है. मास का मतलब भी भार होता है और वेट का मतलब भी भार होता है, पर ऐसा नहीं है, दोनों में बहुत डिफरेंस है. ठीक है, मास होता है कि कितना अमाउंट ऑफ मैटर उस बॉडी में प्रेजेंट है, और जो ये वेट होता है ये होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी. मतलब मान लो किसी बॉडी का मास क्या है M, और उस पर जितनी फोर्स लग रही है वो उसका हो गया वेट. ठीक है, अब हम फोर्स को मेजर कैसे करते हैं, मास इनटू एसिलरेशन, और यहाँ पे एसिलरेशन किसके कारण हो रही है, ड्यू टू ग्रेविटी के कारण. ठीक है, तो वेट का फॉर्मूला भी क्या हो जाता है, मास इनटू ग्रेविटी. ठीक है, फिर मास को हम फिजिकल बैलेंस में मेजर कर सकते हैं, पर वेट के लिए हमें एक स्प्रिंग बैलेंस की नीड होती है. ठीक है, मास कांस्टेंट रहता है
हर प्लेस पे मतलब यूनिवर्स की किसी जगह में भी, ठीक है। पर जो वेट है ये तो वेरी करता है। अब धरती पे वेट कुछ और होगा, मून पे चले जाएंगे किसी चीज़ का वेट कुछ और होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये ग्रेविटी की वैल्यू पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। इसके कारण ये वेरी करता है। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। और वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन, ठीक है। आई होप कि ये दोनों डिफरेंस जो है मास और वेट का, ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाता है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी 3 स्केल्स होते हैं, ठीक है। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, ठीक है। पर जो ये केल्विन है ये ही एसआई यूनिट है टेम्परेचर का। और ये रही तीनों स्केल्स की फिगर, ठीक है। केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। और इन सब स्केल्स को हम एक दूसरे में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे केल्विन जो है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। मान लो कि अगर डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 0 है तो केल्विन की वैल्यू कितनी आएगी? 273.15। देखो तो ही ये एक दूसरे के आमने सामने है। 0 इसका सेल्सियस स्केल का केल्विन के 273.15 केल्विन के बराबर है, ठीक है। अब आ गया कन्वर्जन टू फ़ारेनहाइट। इसको डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। यहाँ पे भी अगर डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 0 कर दें तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी आएगी? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब जो हम टेम्परेचर स्केल घरों में जो होता है, जब हमें फ़ीवर वगैरह होता है तो हम यूज़ करते हैं, वो ये वाला स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल। इसमें जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो कितना आता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब स्पेशल नोट है कि टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ नेगेटिव वैल्यूज़ आर पॉसिबल इन सेल्सियस स्केल। अब सेल्सियस स्केल में नेगेटिव वैल्यूज़ भी पॉसिबल हैं, पर केल्विन स्केल में ये नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं पॉसिबल होती। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं प्रीफिक्सेस यूज्ड इन एसआई सिस्टम। अब मान लो कि हम जब लैब में काम करते हैं तो कई बार किसी चीज़ का जो भार है उसमें, मतलब किसी चीज़ का हमने मास देखना हो तो एटम और मॉलिक्यूल का, तो उसके पीछे उसके आगे बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ आ जाती हैं, ठीक है। और अगर हमने किसी चीज़ का नंबर कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ़ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ आ जाती हैं, ठीक है। तो इतनी ज़ीरोज़ लिखनी मुश्किल हो जाती हैं, तो इसके लिए ही एक प्रीफिक्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, एसआई सिस्टम में। तो जैसे 10⁻⁻6 माइक्रो कहते हैं, फिर मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड ये जो छोटी वैल्यूज़ के आगे पिको, फेम्टो, एटो, जेप्टो या योक्टो, ठीक है, ये सारी चीज़ें ये हैं प्रीफिक्सेस। उसके बाद आ गया डिराइव्ड यूनिट। अब हमारे पास अब क्वांटिटीज़ तो बहुत है, पर हमने जो पीछे मेन बेस क्वांटिटीज़ पढ़ी वो सिर्फ 7 पढ़ी है, ठीक है। पर हमारे पास और भी तो क्वांटिटीज़ हैं, तो इसके जो ये बाकी की क्वांटिटीज़ हैं ना, वो इन 7 बेस यूनिट्स में से ही डिराइव की जाती हैं। और इन क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स में आ जाता है वॉल्यूम और डेंसिटी, ठीक है। अब मान लो मुझे किसी चीज़ का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ क्यूब, ठीक है। और लेंथ का यूनिट हमें ऐसा यूनिट पता है ना, क्या होता है? मीटर। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो ये क्या बन गया? मीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम का क्या आ गया यूनिट? एसआई मीटर क्यूब। ये हमने वॉल्यूम के यूनिट को बेस यूनिट से डिराइव कर लिया, ठीक है। आगे आ गई डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? मास इंटू मास ओवर वॉल्यूम। मास का क्या होता है ऐसे यूनिट? किलोग्राम। और वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर। तो ये क्या बन गया? किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। अब जहाँ मेजरमेंट की बात आ जाती है वहाँ पे कोई ना कोई अनसर्टेनिटी होने की पॉसिबिलिटी तो है ही ना। तो इन अनसर्टेनिटी को के लिए भी 2 चीज़ें होती हैं, एक्यूरेसी और प्रिसीजन, ठीक है। कि मतलब मेरा रिज़ल्ट जो आया है वो कितना प्रिसाइज है या कितना एक्यूरेट है, ठीक है।
इससे ही हमें अनसर्टेनिटी का पता चलता है। अब प्रिसीशन क्या होता है? प्रिसीशन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी। अब मान लो कि हम लैब में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, हम वो एक ही तो नहीं ना, हम उसकी वैल्यू लेते हैं, हम उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ मेजरमेंट्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और जब हम उन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं तो बाद में हम उनको एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, फिर उसकी एवरेज निकालते हैं। तो ये क्या देखते हैं हम कि वो कितनी प्रिसाइज है, ठीक है। पर जो एक्यूरेसी आ जाती है ना, एक्यूरेसी इज़ द एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी में क्या होता है कि हम उसको उसकी ट्रू वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। पर प्रिसीजन में हम उनको आपस में उनकी क्लोजनेस चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मान लो, लेट्स एज्यूम कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया अपनी लैब में, ठीक है, जिसकी आउटपुट की 2 राउंड्स थी, राउंड 1 एंड राउंड 2, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि इन्होंने कुछ वैल्यूज़ निकाली, वो कितनी प्रिसाइज हैं या एक्यूरेट है, ठीक है। तो जो ट्रू वैल्यू है ना उसकी आउटपुट की, वो है 3, ठीक है। मान लो पहले हम उसकी प्रिसीजन चेक करते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट राउंड हुआ, उसकी वैल्यू आई 2.80 और 3। अब देखो कि ये दोनों प्रिसाइज हैं, नहीं, फ़र्क है इनमें, डिफरेंस है, सेम तो नहीं लगती ना, तो ये आ गया नो। अब 2.91 और 2.90, हाँ ये प्रिसाइज है, 0.01 का फ़र्क है, ठीक है, तो यस। अब 3.01 और 2.99, इसमें भी 0.01 का फ़र्क है, तो ये भी प्रिसाइज आ गया, ठीक है। तो अब ये है 2.90 और ये है 3.10, बहुत फ़र्क है, ये प्रिसाइज नहीं है, नो, ठीक है। नेक्स्ट, अब मानो कि जो ये रिज़ल्ट आया ये कितना ट्रू वैल्यू के इक्वल है, हम अब उसकी एक्यूरेसी चेक करेंगे। जैसे मीन वैल्यू है 2.9, ये 3 के कितनी क्लोज है, नहीं है, नो। तो अगली आगे 2.905, ये भी नहीं है। अब ये आई 3 गई, ये भी 3, ये क्या है, एक्यूरेट है, ठीक है। चलो, मुझे लगता है अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब कुछ जो चीज़ें हैं वो कई बार क्या होता है कि मेजरमेंट में बहुत सारी किसी चीज़ के आगे कई बार ज़ीरो आ जाती हैं और बहुत सारी किसी चीज़ के पीछे कई बार ज़ीरोज़ आ जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में अनसर्टेनिटी होने की पॉसिबिलिटी तो होती है, ठीक है। तो इसको भी हम लिखने के लिए ऐसी वैल्यूज़ को एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं n इंटू 10 रेस्टो पार स्मॉल n। जो ये n और ये वाला n है ना, ये दोनों डिफरेंट है। इस n की वैल्यू 1 to 10 तक हो सकती है, और ये जो छोटा वाला n है ये कोई ना कोई एक्सपोनेंट होता है जिसकी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। अब मान लो हमने निकालनी है इसकी फर्स्ट वाले की साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। इसमें डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, 0.00 यहाँ पे, ठीक है। और ये तो हमने पढ़ा हुआ कि जब हम डेसिमल को लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं तो जो पावर होती है वो क्या करती है, इंक्रीज़ करती है, और जब हम इस डेसिमल को राइट की तरफ मूव करते हैं तो पावर क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। सो इन दिस केस हमने इसको इधर मूव करना है, लेफ़्ट की तरफ, ठीक है। तो पावर क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी फिर, 6.022 इंटू 10 रेस्ट पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23, ठीक है। ये आ जाएगी 23, ये आ गई 6.022 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 23। अब इन दिस केस हमने डेसिमल पॉइंट को
इधर को मूव करना है, ठीक है, राइट हैंड साइड को, तो पावर क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब हमें जो हमारा था क्या, n इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये n 1 to 10 में चाहिए, तो ये क्या हो गया, हम ले लेते हैं इसको 1.66, मतलब मैंने यहाँ तक लेके आना है इस पॉइंट को, तो अगर काउंट करेंगे तो ये 24 वैल्यूज़ बनेगी, ठीक है, ये आ जाएगा। पावर डिक्रीज करनी है -24, ठीक है। अब नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब जो हमने मान लो कि एक रोड की लेंथ नापी 12.6739, ठीक है, अब मैं इतना तो श्योर हूँ कि उसकी वैल्यू 673 समथिंग हो सकती है, ठीक है, पर 9 के लिए मैं श्योर नहीं हूँ कि 9 था, 8 था या 7 था, पर ठीक है, तो ऐसी चीज़ों के लिए ही आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स वो वाली फिगर्स होती हैं जो कि मीनिंगफुल डिजिट्स हैं, जिसे हम सर्टेनिटी के साथ बता सकते हैं कि वो इतनी ठीक है, ठीक है। जैसे आ जाता है, अब रूल्स जो हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए वो क्या हैं कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगी वो क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। जैसे 0.3267, इसमें कितनी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब ज़ीरोज़ प्रीसीडिंग द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। जैसे 0.002, ठीक है। अब जितनी नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे जो ज़ीरोज़ हैं वो क्या होंगी, नॉन सिग्निफिकेंट होंगी, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, फिर यही वाली है ना, तो आ गया 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। फिर ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है, जैसे 2.0006, जितनी ज़ीरोज़ ये वाली आ रही है ना ये भी सिग्निफिकेंट मानी जाएंगी क्योंकि ये दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में है, तो आ गया 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर ज़ीरोज़ एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ठीक है। जैसे 260.50, इसमें ये जो ज़ीरो है ये राइट साइड पे है डेसिमल पॉइंट के, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगी। ये आ गया 1 2 3 4 5 हो गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर्स हैव एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब मान लो कि कोई है डिजिट 260, अब आप बोलोगे कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं पॉइंट डाल के 0 0 0 0 0 कितनी भी ज़ीरोज़ लगा सकती हूँ ना, इन्फिनाइट, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाती हैं, ठीक है। अब रूल्स आ जाते हैं कुछ एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए। पहले पढ़ते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए। अब मान लो ये मेरे पास 3 डिजिट्स हैं, 1 2 1 1, 18.0, 1.012, ठीक है। अब इसमें कितनी वैल्यूज़ हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद 2, इसमें 1 और इसमें 3, ठीक है। तो जो रिज़ल्ट रहेगा, मतलब इनको प्लस करके मेरे पास आया 31.122, ठीक है। पर ये सिर्फ उतने डेसिमल पॉइंट के साथ ही रहेगा जितना हमारे पास लीस्ट अवेलेबल है, तो ये हो गया 31.1, ठीक है। अब अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की, इस केस में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए जितनी लीस्ट हैं हमारे पास। जैसे 4.56 को अगर हम 1.4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4.56 को 1.4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं
तो आता है 6.384। अब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3। इसमें कितनी है? 2। तो रिज़ल्ट क्या आएगा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स का ही आएगा। ठीक है, तो राउंड ऑफ कर लेंगे तो हो गया 6.4। अब डिवाइड के केस में भी यही आता है। अगर इन्होंने 24.68 को 2.0 के साथ डिवाइड किया तो 2.0 के पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। यही लीस्ट है ना हमारे पास, तो रिजल्ट भी क्या आएगा? 1 2। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स जितना ही। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कन्वर्जन्स। मतलब अगर हम इतनी मेजरमेंट्स जब हम करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमें किसी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में भी कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसके अंदर आ जाती हैं डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, मतलब इसमें हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो हमने यहाँ पे 3 इंचेस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो पहले हमें पता होगा कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, जो कि होते हैं 2.54 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद 3 इंच में कितने होंगे? 2.54 सेंटीमीटर ओवर 1 इंच इंटू 3 इंच। ये इंच के साथ इंच कैंसिल, 2.54 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 7.62 सेंटीमीटर। ऐसे हमने 3 इंचेस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। 2 डेज़ को सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 1 डे में कितने आवर होते हैं? 24 आवर्स। इसको 1 आवर में कितने हुए सेकंड? मिनट 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। ठीक है, तो 24 आवर में कितने हो जाएंगे? 60 इंटू 60 इंटू 24। ठीक है, ये तो अब हमारे पास आ गया 1 डे का। ठीक है, 60 इंटू 60 इंटू 24। अगर हमने यही 2 डेज़ के लिए निकालना हो तो आ जाएगा 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 2 आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 डेज़ के लिए। ठीक है, तो ऐसे हमने इतने सेकंड होंगे 2 डेज़ में। 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 2 सेकेंड। ठीक है, so today we have covered measurement of physical quantities and uncertainty. So if you found this helpful, don't forget to like, share and subscribe to Chemistry Box. Also hit the bell icon. Thanks for watching. Keep learning and exploring chemistry. See you in the next class. Bye bye.